हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फैक्चुअल स्टडीज़। गाइज, पिछले वीडियो में हमने जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट का फर्स्ट पार्ट किया था, जिसमें हमने हिस्ट्री पढ़ ली थी। जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट क्यों बनाया गया, और उसके बाद हमने स्पीकर्स की पावर्स और डिप्टी स्पीकर के बारे में पढ़ा। इसी के साथ हमने लेजिस्लेटिव असेंबली की सीट्स और क्वालिफिकेशन के बारे में पढ़ा था। तो अब हम सेकंड पार्ट करेंगे जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट का। तो गाइज, इसकी पीडीएफ भी आपको मैं टेलीग्राम ग्रुप पे प्रोवाइड कर दूंगा जब पूरी कंपाइल्ड हो जाएगी। तो टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर लें आप। तो आज का वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले राइट्स ऑफ लेफ्टिनेंट गवर्नर। लेफ्टिनेंट गवर्नर के राइट्स क्या हैं? गाइज, यूटी में कोई भी बिल पास होगा या कोई भी बिल लेजिस्लेटिव असेंबली में रखा जाता है तो वो बिल पहले डिस्कस होता है लेजिस्लेटिव असेंबली में, उसके बाद वहां से पास होके लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास जाता है। लेफ्टिनेंट गवर्नर उसे कंसेंट देता है, तो फिर उसके बाद प्रेसिडेंट के पास जाता है और प्रेसिडेंट की असेंट के बाद वो बिल एक्ट बन जाता है या बिल को पास कर दिया जाता है। और लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास एक और ऐसी पावर भी है कि बड़ी देर से अगर लेजिस्लेटिव असेंबली के पास कोई बिल पेंडिंग पड़ा हो या तो जो लेफ्टिनेंट गवर्नर होता है वो लेजिस्लेटिव असेंबली से पूछ सकता है उस बिल के बारे में कि वो पेंडिंग क्यों है या उसके आगे उसके ऊपर क्या डेवलपमेंट की गई है। तो लेजिस्लेटिव असेंबली उस मैटर को कंसीडर करती है, उस मैसेज को कंसीडर करती है और उसके रिकॉर्डिंग कोई भी जो मैसेज होता है वो उनको कन्वे करती है लेफ्टिनेंट गवर्नर को। लेजिस्लेटिव असेंबली के द्वारा उसके ऊपर कोई और प्रोसीडिंग की जाती है। अब ओथ एंड अफर्मेशन को देखें तो कोई भी मेंबर है जो लेजिस्लेटिव असेंबली का मेंबर होता है, लेफ्टिनेंट गवर्नर उसको अपॉइंट करता है। सबको लेफ्टिनेंट गवर्नर के सामने जाके ओथ लेनी पड़ती है, और या तो लेफ्टिनेंट गवर्नर और या तो कोई और पर्सन उनके द्वारा अपॉइंट किया गया हो, वो उनके सामने मेंबर्स को ओथ लेनी पड़ती है। उसके बाद वो लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर बन जाते हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि जो मेंबर्स हैं लेजिस्लेटिव असेंबली के, उनको कौन अपॉइंट करता है? उनको लेफ्टिनेंट गवर्नर अपॉइंट करता है। अब बात करते हैं लेजिस्लेटिव पावर। लेजिस्लेटिव असेंबली के पास क्या पावर्स हैं? लेजिस्लेटिव असेंबली में कोई भी लॉ जब पास होता है, होल यूनियन टेरिटरी का कोई भी लॉ जम्मू कश्मीर लेजिस्लेटिव असेंबली पास कर सकती है, एक्सेप्ट पब्लिक ऑर्डर एंड पुलिस। पब्लिक ऑर्डर और पुलिस की पावर सेंटर के पास होती है, गवर्नर या सेंटर के पास, तो उन पे लॉ लेजिस्लेटिव असेंबली नहीं बना सकती। बाकी जितने भी मैटर्स यूनियन टेरिटरी के होते हैं उन पे लेजिस्लेटिव असेंबली अपना लॉ बना सकती है। 7th शेड्यूल में यूनियन और स्टेट्स की पावर्स को डिफाइन किया गया है। इसमें इनको 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट। तो जो कॉन्करेंट लिस्ट है उनको भी लेजिस्लेटिव असेंबली अपनी असेंबली में पास नहीं कर सकती। अब बात करते हैं स्पेशल प्रोविजन एज टू फाइनेंशियल बिल। कोई भी फाइनेंशियल बिल है उस पर जो गवर्नर की पावर्स हैं उनको हम डिफाइन करेंगे और उनको डिस्कस करेंगे कुछ पॉइंट्स में। ऐसे बहुत से बिल हैं जो लेजिस्लेटिव असेंबली अपनी असेंबली में पास नहीं कर सकती विदाउट द कंसेंट ऑफ लेफ्टिनेंट गवर्नर, और उनमें से बहुत से बिल हैं, जैसे फर्स्ट है इम्पोजिशन, आल्ट्रेशन, रिमिशन और रेगुलेशन ऑफ एनी टैक्स। कोई भी टैक्स के रिलेटेड जो बिल है वो लेजिस्लेटिव असेंबली पास नहीं कर सकती। और उसके बाद कोई भी फाइनेंशियल रिलेशन, फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन के रिलेटेड कोई भी बिल है उसको अमेंड या उसको मूव नहीं कर सकते लेजिस्लेटिव असेंबली में। अब इसके बाद थर्ड पॉइंट, जो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ यूनियन टेरिटरी है, उसमें से कोई भी मनी अप्रोप्रिएशन का बिल वो भी लेजिस्लेटिव असेंबली में नहीं पास किया जा सकता। कंसोलिडेटेड फंड की रिसिप्ट के लेकर, उसकी पब्लिक ऑडिट के लेकर और यहाँ उसकी कस्टडी के रिलेटेड ऐसा भी बिल लेजिस्लेटिव असेंबली में पास नहीं किया जा सकता या उसमें मूव नहीं किया जा सकता। और इसके अलावा जो एवोल्यूशन ऑफ टैक्स, टैक्स को कम करना या उसको ख़त्म करना या उसको अमेंड करना, ऐसा भी कोई भी बिल लेजिस्लेटिव असेंबली में नहीं पास किया जा सकता विदाउट द कंसेंट ऑफ लेफ्टिनेंट गवर्नर। सिंपल वर्ड्स में आपको ये याद रखना है कि जो भी फाइनेंशियल बिल, मनी बिल होते हैं उनको लेजिस्लेटिव असेंबली में विदाउट द कंसेंट ऑफ या विदाउट द रिकमेंडेशन ऑफ लेफ्टिनेंट गवर्नर इंट्रोड्यूस नहीं किया जा सकता। और कोई भी ऐसा बिल जिसका एक्सपेंडिचर बाद में कंसोलिडेटेड फंड ऑफ यूनियन टेरिटरी में से किया जाना हो, उसको भी पास नहीं किया जा सकता। उसको भी पास करने के पहले यूनियन टेरिटरी के लेफ्टिनेंट गवर्नर से कंसेंट लेना होता है। जब तक वो कंसेंट ना दे तब तक वो बिल कंसिडर नहीं किया जा सकता। गाइस, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया के बारे में बता दूं या कंसोलिडेटेड फंड ऑफ यूनियन टेरिटरी के बारे में बता दूं। कंसोलिडेटेड फंड एक ऐसा फंड होता है जहाँ पे कोई भी टैक्सेस या अदर इनकम सोर्स यूनियन टेरिटरी का होता है
तो वो उस कंसोलिडेटेड फंड में उसका फंड जमा होता है और उसके बाद गवर्नमेंट उसको अलग अलग कामों में यूज़ करती है उस फंड को, तो उसे हम कंसोलिडेटेड फंड ऑफ यूनियन टेरिटरी कहते हैं। अब जब कोई भी बिल लेजिस्लेटिव असेंबली में पास हो जाता है तो वो बिल लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास जाता है। या तो उसमें दो चीज़ें हो सकती हैं, या तो लेफ्टिनेंट गवर्नर उस बिल को असेंट दे देता है जहाँ वो अपने पास होल्ड पर रख सकता है, और इसके बाद एक और चीज़ हो सकती है कि वो फर्दर कंसिडरेशन के लिए प्रेसिडेंट के पास भेज सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि लेफ्टिनेंट गवर्नर कोई भी बिल है उसको पास कर दे और या तो उसको रिटर्न कर दे विद ए मैसेज ऑफ फर्दर कंसिडरेशन, और इसी के साथ वो कुछ रिकमेंडेशन भी दे सकता है मैसेज में बिल को रिकंसिडर करने के साथ। और वापस जब बिल लेजिस्लेटिव असेंबली के पास जाता है, असेंबली उसे रिकंसिडर करती है, जो भी लेफ्टिनेंट गवर्नर ने रिकमेंडेशन दी होती है उसको देख के, फिर उसको अमेंडमेंट करके या ना करके लेजिस्लेटिव असेंबली फिर से उसको बिल को पास करके गवर्नर के पास भेजती है। उसके बाद लेफ्टिनेंट गवर्नर अपनी असेंट के साथ प्रेसिडेंट के पास उसको कंसिडरेशन के लिए भेज देते हैं। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, जब बिल लेफ्टिनेंट गवर्नर की तरफ से प्रेसिडेंट के पास जाता है, प्रेसिडेंट उसको कंसीडर करता है और प्रेसिडेंट उसको या तो डिक्लेयर करता है, असेंट दे देता है, और या तो विद होल्ड रखता है, मीन्स उनको। और अगर मनी बिल नहीं है तो प्रेसिडेंट लेफ्टिनेंट गवर्नर को डायरेक्ट करता है कि बिल लेजिस्लेटिव असेंबली में वापस भेज दिया जाए, और एक मैसेज के थ्रू अपनी रिकमेंडेशन देते हैं। फिर से लेजिस्लेटिव असेंबली उसको रिकंसीडर करती है, और विद इन पीरियड ऑफ 6 मंथ, मैसेज मिलने के 6 मंथ के अंदर अंदर अगर वो बिल फिर से पास किया जाता है तो फिर से वो प्रेसिडेंट के पास रिकंसिडरेशन के लिए जाता है। तो ये सारा प्रोसेस होता है बिल पास करने का लेजिस्लेटिव असेंबली में। अब बात करते हैं ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ यूनियन टेरिटरी जम्मू कश्मीर। लेजिस्लेटिव असेंबली बाय लॉ किसी भी लैंग्वेज को, वन और मोर लैंग्वेजेस को यूज़ में ला सकती हैं, और या तो हिंदी को एक ऑफिशियल लैंग्वेज मान के यूज़ में ला सकती हैं। यूनियन टेरिटरी में कोई भी ऑफिशियल पर्पस हो, हिंदी को एज ए ऑफिशियल लैंग्वेज मान सकते हैं। वैसे अभी तक तो जो भी काम जम्मू कश्मीर में होता है वो ऑफिशियल काम जो भी होता है वो उर्दू में होता है, बट अकॉर्डिंग टू 2019 अमेंडमेंट एक्ट, रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट, हिंदी एज ए ऑफिशियल लैंग्वेज कंसीडर की गई है। और कोई भी बिजनेस हो लेजिस्लेटिव असेंबली का या यूनियन टेरिटरी का, उसे ऑफिशियल लैंग्वेज हिंदी या इंग्लिश में भी किया जा सकता है। लेजिस्लेटिव असेंबली में स्पीकर किसी भी पर्सन को परमिट कर सकता है अपनी मदर टंग में अपने व्यूज़ को एक्सप्रेस करने के लिए, अगर वो हिंदी या इंग्लिश में कंफर्टेबल नहीं है तो। एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ये भी है कि जो भी लेजिस्लेटिव असेंबली में एक्ट पास होगा, कोई भी रूल होगा या कोई भी लॉ बनेगा लेजिस्लेटिव असेंबली में, या कोई ऑर्डर पास होगा, उन सब को इंग्लिश लैंग्वेज में ही लिखा जाएगा। और लॉ बनने के बाद या कोई भी ऑर्डर निकलने के बाद जो भी पब्लिश होगा या लेफ्टिनेंट गवर्नर के ऑफिशियल गैजेट में जो पब्लिश होगा वो भी इंग्लिश लैंग्वेज में ही पब्लिश होगा। ये है ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ यूनियन टेरिटरी में दिया गया है। तो गाइज ये था हमारा सेकंड पार्ट जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 का। तो इसके बाद हम थर्ड पार्ट में भी आएंगे। सारा रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट इस चैनल पर कवर किया जाएगा। तो गाइज जो चैनल पर नए हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करके शेयर कर दें। इसकी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। और प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। हैव अ नाइस डे।